नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम प्रश्न पद्धति के पार्ट 2 में समझेंगे कि प्रश्न कुंडली से प्रश्नकर्ता के सवालों का जवाब आप कैसे देंगे, प्रश्नों का विचार आप कैसे करेंगे। आइए इस नियम को समझते हैं। फिर 1, 2, 3 कुंडलियों पर हम उदाहरण से भी इस विषय को समझेंगे। प्रिय दर्शकों, प्रश्न के बारे में सामान्यतः नियम यही है कि एक बार में एक ही प्रश्न किया जाए। अब ये बात प्रश्नकर्ता को तो समझ होगी नहीं, क्योंकि ज्योतिष वह नहीं जानता है, ज्योतिष जानते हैं ज्योतिषी। तो ज्योतिषी को सबसे पहले यह बात बतानी चाहिए कि ये प्रश्न कुंडली है, न कि जन्म कुंडली। इससे आप लिमिटेड प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, न कि संपूर्ण जीवन का। वैसे भी एक अच्छे ज्योतिषी के लिए एक से अधिक प्रश्नों का एक साथ विचार करना उचित नहीं है। एक साथ एक ही कुंडली पर एक से अधिक प्रश्नों का विचार नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, प्रश्न कुंडली है। इस प्रश्न कुंडली पर आप एक से अधिक प्रश्नों का विचार नहीं करेंगे। यदि प्रश्नकर्ता एक से अधिक प्रश्न कर देता है तो आप इस नियम को ध्यान रखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब एक ही प्रश्न किया जाता है तो उस समय का लग्न स्पष्ट करके उस लग्न को कुंडली मानकर प्रश्न पर विचार करना उचित है। अब इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रश्न कुंडली जब आप बनाएंगे तो प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करेगा, जिस समय प्रश्न करेगा उस समय जो लग्न चल रहा होगा वही लग्न आप प्रश्न कुंडली का लिखेंगे। और यदि उसी समय प्रश्न कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, प्रश्न कुंडली का विचार कर रहे हैं, तो ग्रह स्थितियां भी आप उसी समय का भरेंगे। लेकिन यदि आप उस समय किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं और आप उस समय कुंडली का अध्ययन न करके उसके बाद कर रहे हैं, कुछ समय के बाद कर रहे हैं या एक दिन के बाद करेंगे आप, तो आप ग्रह स्थितियां उस समय भरेंगे जब आप प्रश्न कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन लग्न उस समय का होगा जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। अब आइए समझते हैं। किंतु यदि प्रश्न अनेक किए जाए, यानी प्रश्नकर्ता एक से अधिक प्रश्न कर दे, तब क्या नियम आप लागू करेंगे? क्योंकि प्रश्न पद्धति का, प्रश्न शास्त्र का यह कथन है कि एक बार में एक ही प्रश्न का जवाब देना उत्तम होता है। तो यहाँ देखिए, पहले प्रश्न का विचार लग्न से करेंगे। प्रश्न कुंडली बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये प्रश्न कुंडली है, तो इस प्रश्न कुंडली में लग्न से पहले प्रश्न का विचार होगा। अब प्रश्नकर्ता यदि दूसरा प्रश्न पूछ दे तो दूसरे प्रश्न का चंद्रमा से विचार करेंगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप यहाँ चंद्रमा देखकर यहीं से विचार करेंगे कि अन्यत्र अलग कुंडली बनेगी। तो यहाँ से विचार नहीं करना है, एक अलग कुंडली बनेगी और कैसे आप विचार करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। अब प्रश्नकर्ता यदि तीसरा प्रश्न पूछ दे तो तीसरे का सूर्य से, यानी कि तीसरे प्रश्न का विचार आपको सूर्य से करना है। प्रश्न कुंडली में देखिए सूर्य कहाँ है, यहाँ से तीसरे प्रश्न का विचार होगा, लेकिन इसी कुंडली पर नहीं, अलग। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तीसरे के बाद यदि प्रश्नकर्ता चौथे प्रश्न पूछ दे तो गुरु से, प्रश्न कुंडली में आपको गुरु ग्रह को देखना है, बृहस्पति को देखना है। और यदि पांचवा प्रश्न कर दे तो बुध और शुक्र, इन दोनों में से जो बली हो, यानी जो बलिष्ठ हो, जिनका अंश बल ज्यादा हो, शुक्र और बुध में, उससे पांचवें प्रश्न का विचार किया जाता है। जैसे कि अब इन दोनों में कौन बलिष्ठ है ये देखने के लिए आप देखिए, यहाँ शुक्र 29 अंश के हैं और बुध 12 अंश के हैं। तो अब इन दोनों में बलिष्ठ कौन हुआ? तो सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि 29 अंश है, लेकिन नहीं, ये कुमार अवस्था में है, ये मृत अवस्था में है। तो बलिष्ठ बुध माने जाएंगे, बलशाली बुध माने जाएंगे। तो बुध से पांचवें प्रश्न का विचार होगा। आप अंश से ग्रहों की अवस्था ज्ञात करेंगे, अवस्था से तय करेंगे कि दोनों में कौन बली है। और यदि मान लीजिए दोनों ग्रहों की एक ही अवस्था आती है और उसमें जिसका अंश ज्यादा है, फिर वो बली माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बुध 15 अंश के हो और यहाँ शुक्र 16 अंश के हो, तो दोनों ही युवा अवस्था के माने जाएंगे। अब इस अवस्था में शुक्र का यदि 16 अंश है तो शुक्र बली हो जाएंगे। तो आपको ये देख लेना है कि बुध और शुक्र में कौन सा ग्रह बली है, बलिष्ठ है, मजबूत है। बली का मतलब बलिष्ठ है, मजबूत है। और जो मजबूत होगा उससे पांचवें प्रश्न का विचार आप करेंगे। अब आइए उदाहरण से समझ लेते हैं
तो मान लीजिए प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, आप उसके प्रश्न के हिसाब से लग्न बना लिए, आप उसी समय विचार कर रहे हैं तो ग्रह स्थितियां भी भर लिया, और इसके साथ साथ आपको ग्रह स्पष्ट कर लेना है कि कौन सा ग्रह कितने राशि अंश कला विकला का है। लग्न स्पष्ट कर लेना है, लग्न का मान कितना है। और अब आप प्रश्न का विचार करेंगे तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। यदि प्रश्नकर्ता एक सवाल करता है, एक ही प्रश्न करता है, तो आपको लग्न से विचार करना है, लग्न की स्थिति देखनी है और इसके बाद तमाम ग्रह स्थितियां देखना है। अब आप यहाँ देखिए, उपरोक्त प्रश्न कुंडली में पहले प्रश्न का विचार सिंह लग्न 7 अंश से करना चाहिए। 7 अंश क्यों? क्योंकि लग्न का मान 7 अंश है। 4 राशि 7 अंश, ये लग्न का मान आ रहा है, यानी लग्न 4 कर्क लग्न बीत चुका है, व्यतीत हो चुका है, और कर्क लग्न बीतने के बाद 7 अंश और लग्न आगे बढ़ गया है, तो यहाँ 5 लिखा गया है, यानी अभी यहाँ जो समय चल रहा है वह सिंह लग्न का चल रहा है। तो 4 राशि 7 अंश लग्न का मान है, तो अंश कितना हो गया? 7। तो इस प्रश्न कुंडली का जो लग्न आप मानेंगे वह 7 अंश का मानेंगे, लग्न का बलाबल, और इसके हिसाब से आप प्रश्न कुंडली पर पहले प्रश्न का विचार करेंगे, और इसके बाद आप सूर्य की स्थिति देखेंगे, फिर आप तमाम अन्य ग्रहों की स्थितियां देखिए, और तीनों एक ही साथ जब हम समझ लेंगे ना, तब आपको विस्तार से और बताऊंगा। अब यहाँ देखिए, दूसरे प्रश्न का विचार करते समय चंद्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर विचार करना चाहिए। यहाँ चंद्रमा से विचार करना है, दूसरे प्रश्न का चंद्रमा से, तो आपको यही नहीं चंद्रमा देखकर विचार करना है कि प्रश्न कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर के भाव में है और 12 नंबर की राशि में है, अष्टम भाव में है, और चंद्रमा यहाँ 11 राशि 21 अंश के हैं, यही विचार कर लें। इसको लग्न बनाइए, चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, तो जब चंद्रमा लग्न में आएंगे तो तमाम तरह की ग्रह स्थितियां बदल जाएंगी, या अगर आप यहीं से गिन सकते हैं तो यहीं से गिन लीजिए, यानी इसको लग्न बनाना है। सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो आपको चंद्र कुंडली बना लेना है दूसरे प्रश्न देखने के लिए। तो यही कहा, दूसरे प्रश्न का विचार करते समय चंद्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर विचार करना चाहिए। अब यहाँ ये आप दूसरा प्रश्न का विचार इस कुंडली से करेंगे, तो देखिए चंद्रमा यहाँ 12 नंबर की राशि में है, तो इस 12 नंबर को यहाँ लग्न में लिख दिया, तो ये हो गया चंद्र कुंडली। 12 यहाँ, तो 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में सारी राशियां लिखी जाएंगी, और इस चंद्र कुंडली में ग्रह यथावत रहेंगे, यानी प्रश्न कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि में यहाँ भी बैठेंगे। जैसे चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है, तो यहाँ देखिए चंद्रमा 12 नंबर की राशि में हो गए, सूर्य यहाँ 8 नंबर की राशि में है, मंगल 8 में है, शुक्र भी 8 में है, ये 3 ग्रह 8 नंबर की राशि में है, तो यहाँ भी ये तीनों ग्रह 8 नंबर की राशि में आपको दिखाई देंगे। यानी भाव बदल जाएगा, अगर यहाँ लग्न की राशि बदल रही है तो भाव ग्रहों का बदल जाएगा, लेकिन उसी राशि में रहेंगे। और इसके बाद आप इस कुंडली से दूसरे प्रश्न का विचार करेंगे, न कि इस कुंडली से। अब यदि तीसरे प्रश्न का विचार करना हो तो, लेकिन यही एक बात और समझिए कि अब इस लग्न का आप मान कितना मानेंगे, इस लग्न का बलाबल आप कितना मानेंगे। तो उपरोक्त दूसरे प्रश्न की कुंडली का विचार करते समय लग्न के 21 अंश माने जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा के मीन राशि में 21 अंश होते हैं। अब होते हैं इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ है चंद्रमा, अगर आप प्रश्न कुंडली निकालेंगे तो चंद्रमा का अंश कितना भी आ सकता है, जो अंश आएगा उतना ही अंश माना जाएगा। जैसे यहाँ चंद्रमा 11 राशि 21 अंश में है, तो इस कुंडली का जो लग्न माना जाएगा वह 21 अंश का माना जाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ 25 अंश के होते तो इस लग्न का मान 25 माना जाता। चंद्रमा यदि 15 अंश के होते, यहाँ जब आप ग्रह स्पष्ट करेंगे तो यदि 15 अंश के होते तो यहाँ लग्न का मान 15 माना जाता, यानी चंद्रमा जितने अंश के लग्न उतना ही बलशाली माना जाएगा। तो यहाँ के लिए लग्न देखना है, यहाँ के लिए चंद्रमा का अंश देखना है। अब तीसरे प्रश्न का विचार सूर्य से किया जाता है, जैसा कि आपने यहाँ सूत्र में पढ़ लिया, तीसरे का विचार सूर्य से। तो इसके लिए आप सूर्य कुंडली बनाएंगे, यानी सूर्य जिस राशि में है उस राशि को आप यहाँ लग्न में लिखेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ 8 नंबर की राशि में सूर्य है, तो ये 8 नंबर की राशि यहाँ लग्न में आ जाएगी, तो 8 आएगी यहाँ, तो 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 सभी राशियां बैठ गई, ग्रह यथावत बैठेंगे। जैसे कि 8 नंबर की राशि में ये 3 ग्रह हैं, सूर्य मंगल शुक्र, तो यहाँ भी सूर्य मंगल और शुक्र 8 नंबर की ही राशि पे रहेंगे।
राशि बदल रहा है, लग्न बदल रहा है तो ग्रहों का भाव बदल जाएगा, लेकिन राशि वही रहेगा। अब इसका लग्न का मान कितना मानेंगे? तो सूर्य का जो अंश होगा वह इस कुंडली का लग्न का मान हो जाएगा, लग्न का अंश हो जाएगा, और उससे लग्न का बलाबल निकलेगा। जैसे सूर्य 26 अंश के हैं, 7 राशि 26 अंश, तो इस सूर्य कुंडली का जो लग्न का मान होगा वो 26 होगा। यहाँ देखिए, तीसरे प्रश्न का विचार करते समय वृश्चिक लग्न इसलिए क्योंकि 8 नंबर की राशि लग्न में आ गई, सूर्य 8 नंबर की राशि में है, ये इसलिए तीसरे प्रश्न का विचार आप वृश्चिक लग्न से करेंगे। तो तीसरे प्रश्न का विचार करते समय वृश्चिक लग्न के 26 अंश को प्रश्न लग्न अंश मानना होगा या माना जाएगा, क्योंकि सूर्य स्पष्ट 7-26 पर है। सूर्य का स्पष्ट कितना है? 7-26, तो ये 26 वृश्चिक का लग्न हो जाएगा तीसरे प्रश्न के लिए। और अब आप यहाँ से इसको लग्न मानकर तमाम ग्रह स्थितियों का विचार करते हुए तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी प्रकार यदि प्रश्नकर्ता चौथा प्रश्न कर दे तो गुरु से विचार होता है चौथा प्रश्न। तो आप प्रश्न कुंडली में देखेंगे बृहस्पति कहाँ है, तो 7 नंबर की राशि में। तो आप एक कुंडली इस तरह से बनाएंगे, वहां 7 राशि लग्न में लिखेंगे, यानी तुला लग्न की कुंडली बनाएंगे, और 7 नंबर लग्न में होगा तो 8 नंबर दूसरे भाव में। इस प्रकार से ग्रह स्थितियां और राशियां आप भर लेंगे। ग्रह स्थिति सेम होगा, ग्रह जिस राशि में है उसी राशि में बैठेंगे, लग्न यहाँ तुला हो जाएगा। और फिर चौथे प्रश्न का विचार करेंगे। पांचवें प्रश्न का विचार करते समय बुध और शुक्र में देखेंगे कौन सा ग्रह बली है, तो यहाँ बुध बली दिख रहे हैं। तो बुध यहाँ 9 नंबर की राशि में है, तो धनु लग्न की एक कुंडली बना लेंगे और ग्रह स्थितियां यहीं भर लेंगे, और फिर पांचवें प्रश्न का वहां से विचार करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सूत्र समझ गए होंगे। केवल एक ही कुंडली पर अनेकों प्रश्न का विचार नहीं करना है। अब यहाँ देखिए कि अगर सिंह लग्न की कुंडली हो गई तो यहाँ लग्नेश बैठे हैं चौथे घर में, यहाँ मीन लग्न की कुंडली हो गई तो लग्नेश बैठे हैं अष्टम भाव में, यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई तो लग्नेश लग्न में ही है। ये तीनों स्थितियां देखकर आप यह ज्ञात कर लेंगे, आपको ज्ञात हो रहा होगा कि ये तीनों फल कथन अलग होगा। लग्नेश का चतुर्थ भाव का फल अलग हो जाएगा, लग्नेश का अष्टम में जाने का फल अलग हो जाएगा, लग्नेश का लग्न में ही बैठने पर फल अलग हो जाएगा। साथ ही साथ प्रश्न कुंडली में कार्येश का बड़ा महत्व होता है। कार्येश कहा जाता है जिस भाव से संबंधित जातक का प्रश्न है उस भाव के अधिपति ग्रह को, तो वह भी देखना है, हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रश्न कुंडली पर प्रश्नों का विचार करते समय आपको यह बात सदैव ध्यान रखनी है कि केवल एक चक्र बनाकर आप सभी प्रश्नों का विचार नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न कुंडली बनाकर एक ही प्रश्न का विचार यदि आप करें तो ज्यादा बेटर है। अगर प्रश्नकर्ता एक से अधिक प्रश्न पूछता है तो आप उसे बता भी सकते हैं कि ये प्रश्न कुंडली है, न कि जन्म कुंडली। प्रश्न कुंडली से आप लिमिटेड सवालों का जवाब निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, न कि संपूर्ण जीवन का, क्योंकि संपूर्ण जीवन के लिए जन्म कुंडली जरूरी है। एक अच्छे ज्योतिषी के लिए एक साथ एक से अधिक प्रश्नों का विचार करना उचित नहीं माना गया है। अगर मान लीजिए एक से अधिक प्रश्न हो जाता है तो आप यह नियम लागू कर सकते हैं। पहला प्रश्न लग्न से, दूसरा चंद्र कुंडली, तीसरा सूर्य कुंडली, चौथा बृहस्पति कुंडली, और पांचवा शुक्र और बुध में जो ग्रह बली हो उसके हिसाब से आप लग्न बनाकर उस कुंडली से प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे, 5 से अधिक नहीं। हालांकि प्रश्नकर्ता छठवां भी प्रश्न पूछ दे तो इन दोनों ग्रहों में, बुध और शुक्र में जो कमजोर हो उस ग्रह का लग्न बनाकर, वो ग्रह जिस राशि में है, जैसे यहाँ शुक्र कमजोर है तो फिर से आप वृश्चिक लग्न बनाइए और इससे आप छठवें प्रश्न का उत्तर निकालेंगे, लेकिन 5-6 से अधिक नहीं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह क्लास आप समझे होंगे, आज का यह विषय आपके समझ में आया होगा, ये पार्ट 2 आपके समझ में आया होगा। आगे मैं पार्ट 3, पार्ट 4 आदि करके प्रश्न शास्त्र से, प्रश्न पद्धति से संबंधित जो भी नियम है वह मैं आपको सूत्र और उदाहरण के साथ आगे बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।